नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी ये सपोर्ट चाहिए। हम एक राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम बना रहे हैं और इसके सारे डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, आपका हर योगदान अमूल्य है। हमारे साथ हैं आज विजय सरदाना जी और हम उनसे बात करेंगे कि भाई क्या समस्या है ये इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कि चारों तरफ से लोग हल्ला कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप सरदाना जी? संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग इशू है क्योंकि जब वक्फ की बात आती है या माइनॉरिटी की बात आती है तो पॉलिटिक्स होना वाजिब है। तो हिंदुस्तान में दो शब्द ऐसे हैं जिनको अगर आप कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें राजनीति होगी। एक है किसान और दूसरा है माइनॉरिटी। इस हिंदुस्तान की राजनीति में इन दो के बगैर राजनीति हो नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल अगर आप सही है। ये दो शब्द हटा देंगे तो फिर आपको काम की बात करनी पड़ेगी जो किसी को नहीं करनी। तो ये एक करेक्ट। पूरा अनफॉर्चुनेट पार्ट है इकोसिस्टम का। अब रही बात कि सर क्या हुआ है, अगर आप 1995 का कानून देखें और 2025 का कानून देखें और उनको कंपेयर करें तो सारी स्थिति क्लियर हो जाती है कि इतना हंगामा क्यों बरपा है। इस पे आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा यहाँ दर्शकों को गाइड कर दूं कि मैंने एक डिटेल्ड सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हैं। हर मुद्दे पे जब भी विवाद हुआ है मेरे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट है वक्फ एंड कंट्रोवर्सीज को लेकर, और डिटेल में उनका लाइन बाय लाइन एनालिसिस किया है। 10-12 वीडियोस है। तो आप, एक मेरा चैनल है विजय सरदाना लीगल गाइड्स, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आपका तो विजय और इस सरदाना चैनल, इनसाइट्स है ना? सर 1 तारीख से मैंने एक नया चैनल शुरू किया है विजय सरदाना लीगल गाइड्स के नाम से। तो अच्छा अच्छा जितने अच्छा। भी लीगल मैटर हैं और लीगल कंट्रोवर्सीज हैं सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में, पार्लियामेंट में, जनता के बीच में, उनकी डिटेल व्याख्या ओनली फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इन ए सिंप्लीफाइड मैनर, नो पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स, ताकि हम तथ्यों को जाने। क्योंकि सर आपको भी पता है कि सोशल मीडिया आने से बहुत सारे र्यूमर आ जाते हैं, बहुत सारे नैरेटिव फिक्स किए जाते हैं और तथ्यों की जानकारी किसी को नहीं होती। तो एक प्रयास है कि तथ्यों के साथ सामने रखा जाए। उदाहरण के लिए आज पे भी जो आपने टॉपिक उठाया, इस पे मैंने बहुत डिटेल्ड संविधान के कौन से मुद्दों को लेकर ऐतराज किया गया है, उनका जस्टिफिकेशन क्या और संविधान का प्रोविजन क्या है, ये मैंने उसमें डिटेल एनालिसिस किया। तो वही चर्चा मैं आज आपके साथ भी करने वाला हूं। सर, आपने कहा मैं कि तो आपसे थोड़े कंट्रोवर्सीज हो बेसिक रही हैं। सवाल पूछ लेता हूँ, बेसिक सवाल पूछ लेता जी, हूँ। जी, जी, जी। ये बताएं कि साहब जो है, यदि कोई एक्ट जब बनता है, मूल एक्ट यदि कॉन्स्टिट्यूशनल है तो अमेंडमेंट एक्ट कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए? नहीं, इनका तो सवाल यही है ना सर कि अमेंडमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी को नलीफाई कराएंगे। जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पास किया है जिसको राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकृति दे दी है और जो 8 तारीख को नोटिफाई हो गया है एज ए लॉ ऑफ द लैंड, ये सारी बातें चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनको नलीफाई करे। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या होगी सर, अब ये पूरा का पूरा तो नलीफाई होगा नहीं। अब तो सुप्रीम मैंने तो जो कोर्ट जो सवाल पूछ, बेसिक पूछा वो तो आप हाँ या ना में बता दीजिए। नहीं हो सकता ना सर, आप उसको कैसे नलीफाई करेंगे? तो अमेंडमेंट जब ऑफ मूल एग्जिस्टिंग एक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसका अमेंडमेंट कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए? नहीं हो सकता ना, यही उनका प्रयास। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा अमेंडमेंट रद्द कर दिया जाए, जो मूल है उसको वैसे ही रखा जाए। तो ये रद्द नहीं हो सकता। इसीलिए लाइन बाय लाइन इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जब चर्चा होगी तो ये देखना होगा कि अब भाई एक अगर लाइन खराब है तो क्या पूरा कॉलम खराब है या पूरा डॉक्यूमेंट खराब है? तो चर्चा तो होगी ही। और कानून में तो अगर यही होता है अगर कि ये अगर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी लगाएंगे तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वो है जिसको ये उससे कर पाएंगे।
क्योंकि देखिए नहीं इसमें जी कॉन्स्टिट्यूशनल या तो कॉम्पिटेंस नहीं है, तब आप इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा क्लॉज है जिसके विरुद्ध जा रही है कोई ऐसी बात, तब आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं। तो ये इनमें बिल्कुल से सही क्या? कहा आपने सर, दोनों ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि तो इसलिए इसको रद्द करना, डिमांड तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना सर, डिमांड तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि संविधान ही खराब है, तो उसमें कोई मुद्दा नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप कह दो कल को जी सुप्रीम कोर्ट देश पे खर्चा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, डिमांड करने में क्या जाता है, लॉजिक क्या है? तो जो आपने कहा वो लॉजिकल ये है कि अगर पहले एक कानून है और वो संवैधानिक है, उसको आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये गलत बनाया गया है, तो वो वैलिड है। अब उसमें संशोधन करना है, तो संशोधन ऐसा तो है नहीं कि उसमें अचानक हमने सारा बदल दिया है। उसमें अगर मान लीजिए कि 70, 80, 90 क्लॉज हैं, उसमें से हमने 10-15 को चेंज किया है, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये पूछेगा ना कि भाई ये जो 10-15 में से कौन सा खराब है, या पूरे के पूरे खराब है? जवाब 44 तो की है, देना पड़ेगा ना। 44 क्लॉजेस हैं हाँ अमेंडमेंट्स एक्ट के। हाँ वो है, मैं क्या बोला, एक उदाहरण दे रहा हूं सर मैं। तो उसमें अगर ये पूछा जाएगा लाइन बाय लाइन की बताइए कौन सा लॉ खराब है या कौन सी लाइन खराब है, कौन सा पैराग्राफ खराब है, उसका क्या जस्टिफिकेशन है, सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन जिन मुद्दों पे कहा गया है कि ये कानून खराब है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उठाए गए हैं, आप चाहें तो मैं उनकी लिस्ट भी बता सकता हूं। हाँ, मैं तो मुझे नहीं वो लगता तो स्टैंडर्ड है, 13, 14, 15, 16, 21, 21, 25, 21, 25, 26, 29, 30 26, 30 और और 301, 300 ए। 301। हाँ, तो ये जो सारे हैं, अब इसमें कोई लॉजिक तो समझ में आ नहीं रहा, और इसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो क्लैरिटी और आ जाती जी है। जी सर। जी जी, हाँ, तो आप थोड़ा एलेबोरेट करें। सर देखिए, जो सबसे पहला इन्होंने चैलेंज किया है, मैं एक एक करके, मैंने इनकी जो 10-12 एप्लीकेशंस थी उनकी मैंने स्टडी करके एक लिस्ट बनाई है। अच्छा। पहला है कि भाई एलिमिनेशन और डी रिकॉग्निशन ऑफ वक्फ बाय यूजर। अब वक्फ बाय यूजर को लेकर इन्होंने कहा कि साहब आप उसको डी रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं। अब इसमें अपने आप में सवाल ये आता है कि वक्फ बाय यूजर की डेट कहां से शुरू होगी। इसके अंदर कंट्रोवर्सी 2 लेवल पे है सर, मेरे हिसाब से। मान लीजिए कि आज एक मंदिर था, आपने उसको तोड़ के मस्जिद बनाई, वहां पे आपने नमाज पढ़ी, उस एरिया को आपने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, और आपने वहां पे हिंदुओं को जाके पूजा नहीं करने दी, वो तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है एक हिसाब से। अब आप कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लगातार नमाज पढ़ रहे थे इसलिए ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई, आपने मुझे जबरदस्ती घुसने नहीं दिया, वहां पे मेरे को पूजा नहीं करने दी, मेरा पूजा स्थल तोड़ दिया, तो मेरे राइट का क्या होगा? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं जबरन आपके घर में घुस जाऊं और आपको 6 महीने घर में आने ही ना दूं, और उसके बाद कह दूं वक्फ बाय यूजर, मतलब ये तो मकान मेरा हो गया, एडवर्स पोजीशन हो गया आपका। तो मैं वही कह रहा हूं। तो सवाल इस बात का है कि आप जबरदस्ती कब्जा करके कहीं पे अगर आप दूसरे जिसका मालिकाना हक था उसको अगर आप घुसने नहीं दोगे, उसको वहां पे पूजा नहीं करने दोगे, उसकी प्रॉपर्टीज आपने जबरदस्ती कब्जा ली, अब आप कहते हो क्योंकि हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे हमारी हो गई। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना होगा, नहीं तो ये कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी। पहला मुद्दा। अच्छा, एक और बताऊं दूसरा। आपको इसमें, जी आपकी बात को सप्लीमेंट कर देता हूं मैं, और वो सप्लीमेंट ये कर देता हूं कि साहब कि इसमें एक जो मुस्लिम लॉ है वो किताबुल वक्फ है, और ये किताबुल वक्फ जो है ये फतावा आलमगीरी, ये सॉरी आपके हाँ, फतावा आलमगीरी में है ये। तो जो फतावा आलमगीरी ये कहता है, उसमें वक्फ बाय यूज़र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उल्टे जो वो 2 बातें कहता है वो इनके कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। तो अगर ये कहते हैं इनके रिलीजियस उसमें कोई इंटरफेरेंस हुआ है वक्फ बाय यूज़र, अव्वल तो
1995 के पहले वक्फ बाय यूजर था नहीं। 1995 में बाई स्टैच्यूट वक्फ बाय यूजर आया और 2025 में बाई स्टैच्यूट वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया। यही इनको ऐतराज है कि हम जो प्रोविजन लाए थे अपने कब्जे की जमीनों को हथियाने के लिए, आपने वो प्रोविजन क्यों हटा दिया? इनका ऐतराज वही है। इस बात को हमें समझना होगा। तो पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने बार बार उठाया वो ये, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स, जी इसको लेके ऐतराज किया है। अब सवाल इस बात का है, जो फंडामेंटल इशू है, इस पे भी मैंने आज एक सुबह वीडियो डिटेल बना के डाला है, जिसमें मैंने कानूनी जो पुराना 1995 का कानून है उसको ही एनालाइज करके कहा है कि आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं है। उदाहरण के लिए, सबसे पहले तो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड जो है ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कहीं नहीं लिखा है पूरे कानून में कि काउंसिल और बोर्ड का काम रिलीजियस एक्टिविटीज या परफॉर्मेंस करना है। कानून में साफ साफ लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, इट मींस इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इट इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। तो जो इन्होंने कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कही गई है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो वहां है जहां आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां से आ सकता है? पहली बात। दूसरा, आप हो सेक्युलर हिंदुस्तान। क्या भारत सरकार कोई एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना सकती है विच इज बेस्ड ऑन रिलीजन? यह आपका संविधान इजाजत ही नहीं देता। अगर आप सेक्युलर हैं तो आप सिर्फ एक रिलीजन के लिए और एक ही समुदाय के लोगों को मिला के एक बॉडी अगर बनाते हैं, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से और वो भी संसद में पास करके, तो क्या ये सेक्युलर हिंदुस्तान की परिभाषा में फिट बैठता है? सवाल इस बात का है। क्योंकि जब हम बात करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, तो आप तो रिलीजियस बॉडी बना रहे हो फॉर ए नॉन रिलीजियस फंक्शन विच इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू है, जिस पे मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के व्यूज को सुनना और समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दलीलें क्या आती हैं इसमें? अगर मैं पुराने वक्फ बोर्ड की बात करूं, जो वक्फ कानून था सर, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई थी, और अगर मैं वो आपको बताऊं तो बहुत ही आपको भी अच्छा लगेगा सुनकर, कि पहले वाले में जिसमें सारे ही मुस्लिम लोग थे, उसके अंदर दो तीन बातें बड़ी अच्छी थी उस कानून में। उसको अगर हम देखें 95 वाले कानून को, पहली बात तो सेक्शन 9 में साफ साफ लिखा हुआ है इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ। तो इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। प्रीएम्बल ही कहता है एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। उसके अलावा इनकी जो एक्टिविटीज है वो क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सर्वे, मेंटेनेंस, वक्फ डीड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, एनक्रोचमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। इसमें से कौन सी एक्टिविटी रिलीजियस है सर? जो इनका मैंडेट है उसमें से कौन सी एक्टिविटी रिलीजियस है? वो भी नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा साथ में ही कि भाई जो बेनिफिशियरीज हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो भी एक हिसाब से इसमें बेनिफिशियरी है। तीसरी चीज, डिस्क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिखा है मेंबर ऑफ द बोर्ड शुड नॉट बी, he is disqualified if he is not a Muslim। चलिए ये मान लेते हैं। और इसी में ही कहा गया है सेक्शन 23 में अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ, उसमें भी कहा गया है कि सीईओ शुड बी मुस्लिम। लेकिन इसी कानून के सेक्शन 38 में कहा गया है सीईओ, दैट इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शुड नॉट इंटरफियर विद एनी रिलीजियस ड्यूटी। इसका मतलब क्या है कि बोर्ड को या बोर्ड के सीईओ को रिलीजियस ड्यूटी में इंटरफियर नहीं करना है। इसका मतलब ये खुद मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसके सारे फंक्शन
नॉन रिलीजियस है तो वो तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, किसी भी काबिल आदमी को आप वहां पे बैठा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, साथ में इन्होंने ये कहा है, जो इसका सेक्शन 104 है 1995 का, वो इंटरेस्टिंग है। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू द प्रॉपर्टीज गिवन और डोनेटेड बाय पर्सन नॉट प्रोफेसिंग इस्लाम फॉर Yes. सपोर्ट ऑफ सर्टेन वक्फ। हाँ, अच्छा, उसमें उन्होंने क्या कहा है? इसमें एक चीज और है सर, notwithstanding anything contained in the act where any movable or immovable property given or donated by any person not professing Islam for the support of waqf being a mosque, Eidgah, Imambada, Dargah, Khangah and Maqbara, Muslim graveyard or Musafir Khana, such property shall be deemed to be compromised in that and be dealt in the same manner as waqf. अब सवाल इस बात का है, और इसमें प्रोविजन ये है इस कानून के अंदर कि मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मैं अपनी कोई मेरे पास लैंड पड़ी है और मैं वक्फ को कहता हूं कि आप यहां पे मुसाफिर खाना बनाएंगे, मैं आपको और कुछ बनाने के लिए इजाजत नहीं दे रहा, और ये मेरी वक्फ की डिजायर है। आपने अब इसको कैसे इंश्योर करोगे कि आपने मेरी विल मानी? इट इज लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ए कंपनीज बोर्ड, उसका काम होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना। इनको अब ऐतराज इस बात का है कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो क्यों डाले गए हैं। नॉन मुस्लिम से आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, चैरिटी ले सकते हैं, वक्फ ले सकते हैं, और उनके हिसाब से अगर आप काम नहीं करेंगे तो उस पर नजर कौन रखेगा? अपने आप में कन्फ्लिक्ट। और दूसरी बात, जब काउंसिल के अंदर 23 मेंबर हैं, नॉन मुस्लिम तो 2 ही हैं, तो आपका डिसीजन तो मेजॉरिटी वोट से होना है, तो डिसीजन में कोई फर्क नहीं आ रहा। सिर्फ एक वॉचफुल आइज रहेंगी लाइक ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि आप जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हो, और क्या प्रॉब्लम है आपको? और यही चीज बोर्ड में है, जहां पे 9 से 11 मेंबर हो सकते हैं, तो वहां पे 7 से 11 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो वहां सवाल यह आ जाता है कि 2 मेंबर क्या बिगाड़ेंगे, आपका मेजॉरिटी आपके पास है। तो ये पूरा जो तर्क दिया जा रहा है कि नॉन मुस्लिम क्यों है, तो भाई सरकारी संस्था है, सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, आपको ऐतराज क्या है? आप सरकार से सारा पैसा ले रहे हो। मैं बता देता हूं कि जो बात जो इसमें बहुत अजीब सी है कि साहब नॉन मुस्लिम की जमीनें तो रखेंगे, और आपके सेक्शन 104 में नॉन मुस्लिम्स की जमीनें वैसे भी ली हैं, और एक और बड़ा चेंज किया गया था इसमें, सेक्शन 6 में देखें आप, सेक्शन 6 में शब्द आया है 1995 एक्ट में, वक्फ बिल किस पे लागू होगा? पर्सन्स इंटरेस्टेड। इसको चेंज करके 2013 में इन्होंने कर दिया पर्सन्स अग्रीव्ड। और आपका इसमें रमेश गोविंद राम का केस है 2010 का, उसमें 79 का एक केस था, उसको फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कहा था कि पर्सन्स इंटरेस्टेड कैन ओनली बी ए मुस्लिम, पर्सन इंटरेस्टेड कैन ओनली बी ए मुस्लिम। तो इसलिए उससे ये तय हो गया था कि ये सेक्शन 40 में किसी भी नॉन मुस्लिम लैंड को ये क्लेम नहीं कर सकते। करेक्ट। और अगर क्लेम कर भी लेंगे तो पर्सन इंटरेस्टेड जो है वो सिविल कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए ट्राइब्यूनल में जाना आवश्यक नहीं है। ये ले डाउन किया 2010 रमेश गोविंद राम का केस। 2013 में इन्होंने इसको चेंज करके कर दिया पर्सन एग्रीव्ड। अब इस बार भी जो हुआ, और जो मैंने भी पिटीशन फाइल की थी, उसमें इसको हमने चैलेंज किया था। ये समहाउ मुझे लगता है ओवरसाइट से ये रह गया, और इसको अगर आप पर्सन एग्रीव्ड रखते हैं तब तो फिर नॉन मुस्लिम्स को लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पर्सन एग्रीव्ड कैन बी एनीबॉडी, करेक्ट। पर्सन इंटरेस्टेड कैन ओनली बी अ मुस्लिम। तो इसीलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्योंकि अब इस ट्रिब्यूनल का कोई लोकस स्टैंडी नहीं रहा है, बिकॉज कोर्ट्स की इंटरवेंशन परमिट कर दी गई है, तो जितने भी ग्रीवेंसेस हैं
उनको एड्रेस किया जा सकता है। अब अगला जो मुद्दा इस पूरे खेल में आता है सर, अदर देन जो हमने अभी बात करी कि भाई आप जो भी कानून बना रहे हो उसमें इंटरफियरेंस वगैरह को लेकर, अगला जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई हम SC ST जो ST है, खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब की जो प्रॉपर्टी है, आप उसको वक्फ में क्यों नहीं शामिल होने दे रहे? वो भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुस्लिम बन जाता है और वो वक्फ देना चाहता है तो सरकार ने कहा कि आप ट्राइबल्स की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अब ये सवाल इस बात का है कि भाई जब बाकी जगह पे ये कहा गया है ST की प्रॉपर्टीज को लेकर अलग से कानून है, बाकी जगह पे प्रावधानों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो यहाँ पे कैसे छूट मिल सकती है? तो ये सेक्शन अपने 14 आप तो में लागू ही नहीं होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस बाईपासिंग हाँ, आर्टिकल 14 तो फॉर वही SC मैं कह ST। रहा हूं, तो वही उसी मुद्दे को लेके अब ये चैलेंज कर रहे हैं। चौथा इंपॉर्टेंट मुद्दा है लिमिटेशन एक्ट को लेकर। इन्होंने कहा कि साहब जिनकी पुरानी प्रॉपर्टीज हमने हथिया ली है और हमने उनको बताया तक नहीं, उसमें कहा था कि 1 साल में हम इसको ऐड करेंगे, हमने तो छोटे से लोकल न्यूज़पेपर में कर दिया, अब वो भी प्रॉपर्टी है उर्दू में उसकी करते हैं, ये सारे मैं नोटिफिकेशन उर्दू में होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, गांव में आपने प्रॉपर्टी कब्जा किया, लोकल अखबार में छाप दी, वो बंदा जो मालिक है वो बैठा है दिल्ली, बॉम्बे, कहीं या विदेश में, उसको कोई बता नहीं रहा। अब वो वापस आया तो पता लगा उसका घर बार सब उन्होंने वक्फ वालों ने कब्जा लिया। अब उसके पास कोई अपील नहीं है। वो कहेंगे जी 1 साल आप कहाँ थे? वो कहे जी मैं तो अपने काम पे लगा हुआ था, दुबई में या अमेरिका में कहीं पे या दिल्ली में, मुझे क्या पता आप पीछे से मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लोगे। तो वो जब जस्टिस का इन्होंने डिनाई करने का जो रास्ता निकाला था, सरकार ने उस रास्ते को खोल दिया है कि अगर आपकी एग्रीव्ड प्रॉपर्टी है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, एक तो 2 साल, उसके बाद भी अगर आप रीजन दे सकते हो कि 2 साल में आपने केस क्यों नहीं फाइल किया। मान लीजिए मैं विदेश में हूं, मैं 5 साल बाद आया, मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, आके मैं देखता हूं कब्जा हो गया और मैं जस्टिफिकेशन देता हूं कि आई वॉज अब्रॉड और मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए मेरे पास ग्रीवेंस है मेरा, तो आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हो? भाई ये तो नेचुरल जस्टिस है ना। मैंने आपको दी नहीं, आपने कब्जा कर लिया और आप कहते हो मेरी हो गई क्योंकि आपने एतराज नहीं किया और आपने बताया तक नहीं, तो फिर नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। ऊपर से ये कहते हैं लिमिटेशन एक्ट भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमने तय कर दिया। तो कब्जाने के बाद भी कानून अपने हिसाब से बनेगा, ये इनकी समस्या थी। फिर एक और जो समस्या गंभीर रही है वो कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल के ऊपर आपने कोर्ट को क्यों बैठा दिया? नहीं, एक और हमने मैं अपने इसमें आप एक और मैं हाँ बताता हूँ, जो इनकी जो प्रॉब्लम बहुत आई है ना, वो ये आ रही है कि इसमें ये डाल दिया है कि जो सर्वे है दैट विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू लॉ। पहले जो करेक्ट, सर्वे था उसमें इनको नोटिस देने की भी जरूरत नहीं थी। वो तो आपस में ही था ना सर, जो सेक्शन 40 था, जो सेक्शन 40 का भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया कि व्हाई सेक्शन 40 वाज द बिगेस्ट न्यूसेंस इन द होल एक्ट, जिसके कारण सारे झगड़े हो रहे हैं। तो सेक्शन 40 का डिटेल्ड एक सेपरेट वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में। मेरा ये कहना है सर कि उस समय क्या था, प्रॉपर्टी दी एक आदमी ने, या आपने कहा कि साहब ये गांव की चरवा वाली जमीन है, ये अच्छी लग रही है, इसको कब्जा कर लो। आपने कहा जाओ सर्वे करो, अपना ही आदमी भेज दिया सर्वे कमिश्नर, वो वापस आया, उसने बोर्ड को रिपोर्ट दी, बोर्ड की रिपोर्ट हुई और रिपोर्ट के अंदर किसी ने, गांव वाले ने कहा यार ये तो चारागाह जमीन है। मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया, ट्रिब्यूनल क्या, ट्रिब्यूनल भी उन्हीं का, उन्होंने कह दिया नहीं जो बोर्ड ने कहा वो सब ठीक है, काम खत्म। जो सरकारी जमीन या चारागाह की जमीन थी या किसी और की प्रॉपर्टी थी, आपको करना क्या है? आपको एक फॉर्मेलिटी क्रिएट करनी है। ओनली इन स्पेशल केसेस यू कैन गो इन हाई कोर्ट। लेकिन प्रोविजन क्या था? नो कोर्ट, नो सिविल जुरिडिक्शन विल अप्लाई। इसका मतलब यह है कि ट्रिब्यूनल के अंदर जो बैठा है वो सर्वे सर्वा है, उसके ऊपर ना हाई कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा कहीं हो सकता है? और मजे की बात सर, यही ऑपोजिशन जब किसान आंदोलन चल रहा था और उसमें यह लिखा था कि अगर किसान का डिस्प्यूट होगा तो जो कलेक्टर या मजिस्ट्रेट है वो एज ए आर्बिट्रेटर काम करके किसान के इशू को रिजॉल्व करेगा। तब इन्होंने क्या कहा था? आपने कोर्ट जाने से क्यों मना किया? यही इनका आर्ग्यूमेंट था। लेकिन खुद उससे भी खराब कानून बनाते हैं तब ये चुप रहते हैं।
आपने तो प्रॉपर्टी के मामले में, चलो वहां तो किसान के लेन देन का मुद्दा था, उसकी फसल के पैसे नहीं मिले, वो आर्बिट्रेशन था। यहां तो आपने किसी की पूरी जायदाद पे कब्जा कर लिया और उसके बाद भी आपने कह दिया आप कोर्ट नहीं जा सकते। किसान आंदोलन में पूरे ऑपोजिशन को एतराज था कि कोर्ट जाने पे क्यों मनाही करी, लेकिन उससे भी खराब कानून वक्फ के अंदर है और किसी ऑपोजिशन को एतराज नहीं है। ये समस्या इस देश की है कि हम लोग सेलेक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं, कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी अप्रोच में नहीं है। वो जो है ना आपका कोड ऑफ उमर, हाँ, जिसको जिसको जिम्मा बोलते हैं, जिम्मा, तो पैक्ट ऑफ उमर, जिसको कश्मीर में भी लागू किया गया, वहाँ भी कोड ऑफ शाह हमादान बोला जाता है। तो अगर उसको जिम्मा को, जिसमें कि नॉन मुस्लिम बिकम्स अ सेकंड क्लास सिटीजन, कल को अगर उसको लेजिस्लेट कर देना सरकार, तो ये ऑपोजिशन वाले जो हैं, अगर इनसे ये मांग की जाए तो ये उसको जिम्मा को भी, अगर सरकार में हुए मान लीजिए, तो वो जिम्मा को भी लेजिस्लेट कर देंगे ये लोग। उनको कोई इसमें शर्म नहीं आएगी कि साहब के नॉन मुस्लिम शैल बी ए सेकंड क्लास सिटीजन एंड मुस्लिम शैल बी ए फर्स्ट क्लास सिटीजन। ये मान के बैठे हैं, इसीलिए सारी गलत सलात, उल्टी पुल्टी, इलॉजिकल जितनी भी मांगे हैं वो सारी मान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल सही सही साहब, क्यों नहीं, मुसलमान को पहला हक क्यों नहीं होना चाहिए भाई, इनके लिए चैरिटी अलग क्यों नहीं होनी चाहिए, और इनके लिए जो है इनको हर एक पे क्लेम करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसे अधिकार हैं जो सरकार के पास भी नहीं है। सरकार भी आपकी जमीन चुपचाप नहीं क्लेम कर सकती, नोटिस देना पड़ेगा उसको, हियरिंग करनी पड़ेगी उसको। सर यही है ना अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी, तो यही है हमारे ऑपोजिशन की कि कोई ना कॉन्सेप्ट है, ना आइडियोलॉजी है, ना अप्रोच है। वो सिर्फ उनकी डेस्परेशन है कि किसी तरह से हमें मुस्लिम वोट हमारे पीछे रहे और गलती से किसी दिन हमें सत्ता मिल जाएगी तो बस वहां तक हमारा काम है। उसके बाद मुस्लिम्स का क्या होगा हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जो वोट बैंक है ये हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये 15-20% जो वोट है ये हमारी जान है। उनकी समस्या यहीं तक है, उनको मुस्लिम डेवलपमेंट से या एजेंडा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब वो सत्ता में थे, इसी वक्फ का जब मिसयूज हो रहा था, उन्होंने क्या स्टेप लिए कि मुस्लिम वेलफेयर के लिए इस वक्फ को ढंग से इस्तेमाल करके जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको मुस्लिम डेवलपमेंट में लगाया जाए। कुछ नहीं किया। आज भी अगर आप इस पूरी प्रॉपर्टी को हिसाब देखें सर, तो जो नया आंकड़ा आया है, जिसको मैंने स्टेट बाय स्टेट में आपको अगर 1 मिनट दें तो मैं वो भी आपके सामने एक डेटा रखता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग स्थिति ये है सर कि अगर आप उस जमीन को देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि यार ये कहां से आ गई ये जमीन इतनी सारी, और उसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपके सामने रखता हूं तो आप ये देखिए सर, इस समय मुस्लिम वक्फ के पास जमीन है 38.2 लाख एकड़। भारत सरकार के पास जमीन है 58 एकड़। डिफेंस के पास है 17 लाख एकड़। आधी है वक्फ 58 लाख एकड़, हाँ, भारत सरकार। 58 लाख एकड़ भारत सरकार के पास। रेलवे प्लस डिफेंस बना मिला के होती है 29 लाख एकड़, दोनों मिला के, और इस वक्त के पास है 38। और मजे की बात देखिए सर, इस पे मैंने जो डिटेल्ड वीडियो बनाया कि वक्फ की जमीन अचानक इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई, मैं उसमें 2-3 इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूं सर। देखिए बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसके पास जमीन है करीब 1,70,000 एकड़, और जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं वो है 6,866। करीब एवरेज एक प्रॉपर्टी का साइज है 25 एकड़। सर मुझे बताइए, ये 7,000 लोग बिहार में कौन से थे जिनके पास 25-25 एकड़ जमीन थी और इन्होंने वक्फ को दे दी, वक्फ कर दी। वो हुआ था ना वो किस्सा, पहली बात तो सर संभल लैंड वाला। सीलिंग एक्ट में आप नहीं रख सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंड सीलिंग एक्ट में आपके पास जमीन कहां से आई, इसको भी हमें देखना होगा। एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूं सर, मणिपुर का देखिए। मणिपुर में जो मुस्लिम आबादी है वो टोटल 2 लाख है, उसमें जो वक्फ की जमीन है वो 10,000 एकड़ है। आसाम में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 4-5 गुना है, उससे भी ज्यादा है, और वहां पे वक्फ की प्रॉपर्टी आसाम में मात्र 6,600 एकड़ है।
मतलब जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां वक्फ कम है, जहां पे मुस्लिम आबादी कम है वहां वक्फ ज्यादा है। उत्तराखंड का केस और भी इंटरेस्टिंग है। टोटल जमीन है 21 एकड़ और इसमें प्रॉपर्टी जो रिकॉर्ड की गई है वो है 5388। ये कहाँ का होता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। 21 पाँच एकड़ के अंदर 5388 प्रॉपर्टीज हैं। क्या इसका सर्वे नहीं होना चाहिए? और वजह की बात गुजरात की हम बात करते हैं। गुजरात के अंदर जो प्रॉपर्टी है वक्फ के अंदर वो है 8,64,38 नहीं सॉरी 86,000। और जो वक्फ की बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो है करीब 40,000। 40,000 प्रॉपर्टी वक्फ के पास गुजरात में कैसे आई? आज तक इसका सर्वे नहीं हुआ है और सर्वे शुरू भी नहीं हुआ है। और यहां भी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं सर मैं आपको। चलिए मान लेते हैं वक्फ है, इन्हीं का स्टेटस क्या बोलता है सर? जो हमने टोटल प्रॉपर्टी देखी वो है 8,72,000। ठीक है सर। उस 8,72,000 इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर 4,36,000 की कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वक्फ के पास, लेकिन वो वक्फ प्रॉपर्टी है। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस में भी 4,13,000 प्रॉपर्टीज की तो एंट्री भी नहीं की गई है 4 लाख में से, 8 लाख में से। मतलब 50% प्रॉपर्टी किसकी है, कहां से आई, कौन है, इनको खुद नहीं पता, लेकिन वो वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रखे। ना सर्वे है, ना इंफॉर्मेशन है, ना एंट्रीज है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस आर्ग्यूमेंट को मानेगा? ये इंटरेस्टिंग एंगल। लॉजिकली तो नहीं माना जा सकता। तो ना एविडेंस है ना प्रूफ है। लीगली तो नहीं माना जा सकता। देखिए जो बताया था गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर कि इनकी टोटल प्रॉपर्टी 18 लाख एकड़ थी 2013 तक का। 2013 में जब अमेंडमेंट हुआ उसके बाद 2013 से 25 तक ये प्रॉपर्टी बढ़ के 38 लाख एकड़ हो गई, 39 लाख एकड़ हो गई। यानी 21 लाख एकड़ जो है वो 12 साल में जुड़ गई, जो कि पिछले 100 साल में 18 लाख एकड़ जुड़ी थी। और ये क्यों हुआ, ये मैं बताता हूँ आपको। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि 2013 के बाद जो असीमित अधिकार मिले उसमें उन्होंने पुराने जो देखिए लिमिटेशन एक्ट इनके ऊपर नहीं था। सही तो है। इन्होंने एएसआई की प्रॉपर्टीज अनाप शनाप इन्होंने जो है वो वक्फ में डिक्लेयर कर ली। पुराने किले जहां जहां किसी मुगल बादशाह के पैर पड़े थे वो सब इनके लिए वक्फ हो गई, वक्फ बाय यूजर। साहब यहाँ अस्तबल था, अब वहां का किस्सा क्या है आपका? सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साहब बादशाह का अस्तबल था। अरे तो अस्तबल वक्फ कैसे हो गया भाई? इनका ये कहना है हमारी पॉइंट सेक्रेटेरिएट वहां। जो है, हमारी सेक्रेटेरिएट जो है या राजस्थान की, उसमें महाराजा का अस्तबल था। तो उसको भी चूंकि महाराजा का था इसलिए वक्त तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई फैंटास्टिक क्लेम की जा सकती है कि साहब ये तो अस्तबल था इसलिए यहाँ तो ये जो है वो इन्वायरमेंटल इशू आ गया, तो ये इसमें सेक्रेटेरिएट तो नहीं चल सकता। इस तरह का लॉजिक हुआ। सर मेरा तो ये कहना है कि अगर आपके राजा यहाँ पे थे या बादशाह घूम रहे थे और उसलिए जहां जहां उन्होंने पैर रखे वो सब वक्फ हो गया, तो भगवान रामचंद्र ने अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा पैदल की थी, वो पूरा रास्ता हिंदू धर्म को दे देना चाहिए ना सर। उसको हिंदू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, और कोई नहीं घुस सकता। ऐसा किया जा सकता है अगर वही लॉजिक में एक्सटेंड कर दूं तो 14 साल के वनवास में जहां जहां भगवान राम गए और अज्ञातवास में जहां जहां पांडव गए, वो सारी जमीन तो वक्फ हो ही नहीं सकती ना सर। वहां तो हिंदू धर्म के पैर पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई लॉजिक नहीं है। अब इसमें एक और एप्लीकेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है। उसमें यह कहा गया है कि आपने कहा है 6 महीने के अंदर आपको सारा डेटा कंप्यूटराइज करना होगा, डिजिटाइज करना होगा। कोर्ट में इनकी एप्लीकेशन में पता है आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया? अनफेयर हाइटेंड स्क्रूटनी एंड ट्रांसपेरेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड।
स्क्रूटनी और ट्रांसपेरेंसी नॉट रिक्वायर्ड, ये आर्ग्यूमेंट है पिटिशनर का, ग्राउंड है कि आप हमसे कह रहे हो कि यार डेटा आप ट्रांसपेरेंट करो, ओके क्यों करो, हमें अंधेरे में रहने का अधिकार होना चाहिए। ये तो बात सही है, हम प्रकाश में रहे या अंधकार में रहे, ये तो हमारा राइट टू लाइफ में कवर हो जाएगा। वही बात आ रही है। तो इन्होंने कहा कि ये जो आप अननेसेसरी ट्रांसपेरेंसी ला रहे हो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी एक आर्ग्यूमेंट। और फिर एक ने यहां पर आर्ग्यूमेंट दिया है कि साहब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट, जो उम्मीद एक्ट है, ये नाम बदलने से रिलीजियस जो आर्ग्यूमेंट है वो डाइल्यूट हो रहा है। तो जो पहले वक्फ एक्ट था, आप जो इसको इतना बड़ा मेंटेनेंस डेवलपमेंट एफिशिएंसी कर रहे हो, इन सबकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपने हमारे रिलीजन को डाइल्यूट कर दिया बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड मैनेजमेंट। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है। आर्टिकल 25 का भी तो होगा ना। आर्टिकल 25 में जो इनका आर्ग्यूमेंट यही है कि भाई फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। अब पॉइंट यहां पे यही आ रहा है ना सर कि वक्फ इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बॉडी हो तो वही है, ये इनका प्रियम्बल बोलता है ना सर। मैंने तो प्रियम्बल की भाषा आपको बताई है। प्रियम्बल जो बोल रहा है, प्रियम्बल कह रहा है बहुत बहुत क्लियरली इस पूरे आर्ग्यूमेंट के अंदर कि ये जो वक्फ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये कहीं से भी रिलीजियस बॉडी नहीं है, और इनकी अपनी आर्ग्यूमेंट है ये। अगर आप देखें एंड जो एक्ट ऑफ 95 है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू। करेक्ट, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट बेटर रिलीजन और रिलीजियस प्रोपगेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजियस प्रोपगेशन भारत सरकार की बॉडी कैसे करेगी सर? आप सरकारी संस्था बना रहे हो, अधिकारी सरकार नॉमिनेट कर रही है, सरकारी अधिकारी इसमें है, एमएलए एमपी है विच इज इलेक्टेड अंडर ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सेक्युलर। आपका मैंडेट ही नहीं है रिलीजन प्रमोट करना एज ए बॉडी। उसके पैसे को आप रिलीजियस वेलफेयर में लगा सकते हो, बट एज ए ट्रिब्यूनल इट इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में अगर हम कहें कि भाई आपने कहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वो एक इंस्टीट्यूशन है, इट कैन हैव ए मुस्लिम आइडियोलॉजी और व्हाट एवर यू कॉल इट, बट एंड ऑफ द डे इट इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो वहां पे आप तो ये कह नहीं सकते ना कि जितने भी एम्प्लॉयज होंगे मैंडेटरी मुस्लिम होंगे। आप क्या ऐसा कर सकते हो? जामिया इज अगेन विद मुस्लिम आइडियोलॉजी, जामिया यूनिवर्सिटी, तो आप नॉन मुस्लिम चाहे स्टाफ है, क्या आप उसको हटा सकते हो? आप नहीं हटा सकते। तो इसी तरह से ट्रिब्यूनल में भी क्या आप नॉन मुस्लिम मेंबर्स को हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। तो जो कॉम्पोजिशन चेंज किया गया है दैट इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात है, लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिक्स है तो इसलिए शोर मचना वाजिब है, वोट बैंक की बात है, लॉजिक की कोई बात कर नहीं रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इन्होंने खुद ही अपने वक्फ के अंदर मुस्लिम भाईचारे की जब ये बात करते हैं तो सिर्फ दो ही सेक्ट कंसीडर किए, शिया और सुन्नी। और उसके बाद भी ये कहा गया है कि अगर शिया 15% से ज्यादा है तब आप अपना अलग से वक्फ बना सकते हैं। भाई उनको फ्रीडम दे दो ना, चाहे वो 2% है या 5% है, उनको बना दे दो अपना वक्फ। नहीं, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन है, रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। अदरवाइज दोनों एक दूसरे की मस्जिद में तो जाके पूजा या अपनी आराधना नहीं करते ना, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, लिंचिंग हो जाएगी। तो जब ये एक दूसरे के मजार में नहीं जा सकते या एक दूसरे के इबादत गाने में नहीं जा सकते, तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है।
अगर ये रिलीजियस बॉडी होती तो सुन्नी वक्फ शिया प्रॉपर्टी कैसे मैनेज करता? उनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। तो ये चीजें हमारे सामने हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या व्यू लेता है सर। 25 भी तो कंडीशनल है ना, आर्टिकल 25 और 26 दोनों सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। वन सेकेंडली सेक्शन 25 आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच में बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, उसके ऊपर भी आप लॉ बना सकते हैं। प्लस प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, इसके ऊपर भी आप लॉ बना सकते हैं। तो ये तो प्रावधान पहले से है। इसीलिए मुझे नहीं तो लगता argument थे। इनके आर्ग्यूमेंट्स में कोई दम है या इनके पिटीशन में। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सरकार ने लॉ नोटिफाई कर दिया है। अब एक एक क्लॉज पे बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है ये पूछेगा, बताइए इसमें गलत क्या है, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड में प्रॉब्लम क्यों है आपको? आप कहेंगे साहब 6 महीने का टाइम दिया है, कोई बात नहीं, 7 महीने ले लो, 8 ले लो, काम तो शुरू करो। वो एक्सटेंशन का डाल दिया ना कि मुतवल्ली की एप्लीकेशन पर ट्राइब्यूनल 6 महीने और बढ़ा सकता है। मैं वही कह रहा हूं। तो ये सब जो काम किया जा रहा है ये बेसिकली, सर मैं कह रहा हूं 6 का आप साल ले लो, 2 साल ले लो, एंड ऑफ द डे आना तो कागज में पड़ेगा ना सर। कम से कम 1 महीने में आप 100, 500, 1000 एंट्री तो करोगे हर स्टेट में। भाई आपके पास स्टाफ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ठीक है हम आईटी एनआईसी को बोल देते हैं, वो डेटा एंट्री करेंगे बैठ के, क्या प्रॉब्लम है? आप कागज तो दो। वो तो ऑडिट भी नहीं कराना चाहते। वो तो कह ही रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और स्क्रूटनी की जरूरत क्या है, वो तो पिटीशन का आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट वांट्स टू स्क्रूटनाइज एंड वांट ट्रांसपेरेंसी इन द डीलिंग्स, जो उचित नहीं है। क्योंकि कानून में भाई सीएजी का भी तो रोल है, एज ए ऑडिट बाय सीएजी। अब सीएजी का काम रिलीजियस बॉडी को ऑडिट करना थोड़ी है। जहां पे टैक्स पेयर का पैसा लगेगा वहां पे सीएजी जाएगा ना। तो बोर्ड और अगर ट्रिब्यूनल मैनेज कर रहे हैं और मैनेज्ड बाय टैक्स पेयर्स मनी, तो भाई ऑडिट तो होना चाहिए ना, तुम लोग क्या कर रहे हो, कानून फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सब चीजें पूछी जाएंगी। जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये निश्चित रूप से अभी जो ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि साथ-साथ आप देख रहे हैं कि इन्होंने आंदोलन भी चालू कर दिया है, तो प्रेशर टैक्टिक्स तो सारी कर रहे हैं। और आंदोलन चल रहा है, वो केवल बंगाल में चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा पूरे देश में। बंगाल में तो सबसे बड़ा है ही ना तमाशा सर, अनअकाउंटेबिलिटी तो वही है। जितना भी बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश के साथ वाला, वहां पे जो प्रॉपर्टीज कब्जा हुई हैं, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि जितनी एनक्रोचमेंट हुई है वो सब इलीगल है। और ये जो लोग आए हैं एनक्रोच करने, इनको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, वो उनके पास है नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं बंगाल में। तो यही तो दुख है सर। वक्फ बाय यूजर, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि वक्फ बाय यूजर शैल बी प्रोस्पेक्टिव फॉर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच हैव बीन रजिस्टर्ड बिफोर द अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन उसमें कैच ये है कि वक्फ बाय यूजर में जो प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन है वो इट इज नॉट मोर देन 2%। तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, खाली क्लेम कर लिया और अपने रिकॉर्ड में एंट्री कर ली। प्लस उसके साथ सर अगर वो डिस्प्यूटेड नहीं है, क्लेम भी कर लिया, एंट्री भी कर लिया, उसमें डिस्प्यूट है तो भी वो नहीं कहलाएगी, वो तो हो अब जाएगी है। वापस। अब वो तो अब है। मैं तो अब है अगर ना? ये मान लीजिए ये नहीं है तब भी, अगर खाली ये है कि साहब की वक्फ की डेफिनेशन वक्फ बाय यूजर में ये कर दी, साहब की प्रोवाइडेड प्रोवाइजो डाल दिया ना कि साहब की पुरानी जो है वो बनी रहेंगी। अगर वो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, क्या बनी रहेंगी। उसके बाद ये 3D और 3E तो ये लास्ट में लाए हैं आपके बिल के इंट्रोडक्शन के बाद, तो ऑफिशियल अमेंडमेंट से वो तो अलग चीज होगी, लेकिन उसके पहले भी रजिस्टर्ड नहीं थी। सर वो तो कह ही रहे हैं ना, जब खुद उनका रिकॉर्ड बोल रहा है कि 4.5 लाख प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है इनके पास, ये तो खुद एडमिट किया है इन्होंने। जो डेटा मैंने आपको बताया सर,
8.25 लाख प्रॉपर्टीज में से 4.25 लाख प्रॉपर्टीज का तो डेटा ही नहीं है। 4.25 लाख प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन और डेटा ही नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर मेरी तरफ से तो ठीक है, मेरे को आ रही है आपकी आवाज। हाँ अब आ गई। आप फ्रीज हो गए थे 1 मिनट के लिए। हाँ तो वो 3D और 3A लागू करके वो रास्ता भी बंद कर दिया। डिस्प्यूटेड भी जो है वो नहीं मानी जाएंगी, और जो ASI की हैं वो वॉइड हो गई, और जो आपकी ट्राइबल की हैं वो वॉइड हो गई। तो फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज एग्जिट हो गई, सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज भी वॉइड हो गई। तो सब तो इनके पास से चला ही गया। तो अब जो बचा है, जिसने ईमानदारी से वक्फ किए और जिसके कागज हैं, वही इनके पास रहेंगी और वो इनका हक हाँ, है। मुझे लगता है कि ये जो 38 लाख है ये कहीं जाके इसके 10% पे सेटल होगा। सर ये टोटल जो एरिया है दैट इज एज बिग एज केरला। हाँ यस, केरल का स्टेट है जो उतना एरिया है ये। इट इज अ पाकिस्तान विद इन इंडिया, अ न्यू पाकिस्तान। वही है, और जिस रफ्तार से बढ़ा है, अगर यही चलता रहा तो 10 साल बाद तो पता लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा प्रॉपर्टीज। और इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि ये डिक्लेयर करना चाहिए, जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तब ये नक्शे छपने चाहिए, तो पता लगेगा, गांव वाले खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब ये कहां से वक्फ हो गई। अभी तो किसी ने किसी को बताया ही नहीं है, कागजों में इन्होंने कह दिया जी हमने मान लिया और आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब ये डेटा पब्लिक में आएगा, एक बार 6 महीने या साल भर बाद जब ये रिकॉर्ड कीपिंग हो जाएगी और ये जब पब्लिक डोमेन में आएगा, तब देखिएगा क्या हंगामा होगा। आपस में ही लड़ेंगे लोग, यही आपस में लड़ेंगे कि भैया ये तो मेरी जमीन थी, तुमने इसको वक्फ कैसे बना दिया। आपस में भाई बच्चों में हो जाएगा कि भैया तुमने कैसे वक्फ कर दी, परिवार कहाँ जाएगा। दो भाइयों के अंदर झगड़े होंगे, परिवारों में झगड़े होंगे कि वक्फ दी किसने, हम तो यार रह रहे थे, तुमने वक्फ कैसे कर दी। तो जैसे ही ये डेटा सामने आएगा ये बहुत बड़ा इशू बनेगा सर, और इसी डर से ये लोग चाहते हैं कि ये डेटा सामने नहीं आए। इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, डिजिटाइजेशन। ट्रांसपेरेंसी इज अ किलर। वही वो तो बोल रहे हैं ना सर, स्क्रूटनी एंड ट्रांसपेरेंसी इज बैड, क्यों जरूरत है। ये तो पिटीशन का एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। तो ये सब चीजें करनी है सर, अब देखते जी हैं बिल्कुल सुप्रीम सही कोर्ट है, क्या करता है। देखते हैं क्या करता है। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय सरदाना जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।